तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने एमपी ज्ञान क्लासेस पर। तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है। आपको बड़े टाइम से इंतजार था कि एमपी पुलिस और एमपी एसआई के वैकेंसी कब आएगी। और दोस्तों आपने अभी न्यूज़ में पढ़ा होगा कि एमपी पुलिस, एमपी एसआई और एमपी एसआई के 9,000 से भी ज़्यादा पद आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, या तो अगस्त में आएगा या मतलब बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इसके नोटिफिकेशन के इंतज़ार में बैठे हो तो मैं बोलूँगा आपसे, आप इसके नोटिफिकेशन के इंतज़ार में मत बैठो। अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दो, और जिसका भी वर्दी पहनने का सपना है तो वो अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दे। ठीक है, और इसी के उसमें मैं एमपी पुलिस और एमपी एसआई के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है और आगे भी मैं लेके आऊँगा। और मैं ये प्रैक्टिस सेट अभी जो लेटेस्ट में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे कि एमपी पुलिस हुआ है अभी 2025 में, एमपी एसआई हुआ है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड हुआ, अभी अभी रिसेंट में जस्ट एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का हुआ है। उसके क्वेश्चनों को मिलाकर मैं ये मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ मैं। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को करना, और आपको इस प्रैक्टिस सेट से आने वाले एमपी पुलिस और एमपी एसआई के एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इन प्रैक्टिस सेट को करना और अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन तो कराऊंगा, पर एक क्वेश्चन में मैं आपको दो तीन क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन बनता है तो उस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हो। आपको मैं ऐसे बताऊंगा। तो दोस्तों हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक त्रिभुज की भुजा दे रखी है 5 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर। ठीक है, और हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो दोस्तों पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ, फिर ये शॉर्ट में कैसे होगा मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर रैंडम किसी भी त्रिभुज के लिए अगर उसका क्षेत्रफल पूछे और तीन भुजाएं दे रखी हों, तो इनका एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है, बताता हूँ। त्रिभुज का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ठीक है, एस कोष्टक में होता है एस माइनस ए, फिर से कोष्टक में होता है एस माइनस बी, और फिर होता है कोष्टक में एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो ए बी सी ये त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, और जो एस होता है वो होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं अपन? अर्ध परिमाप निकालते हैं अपन एस बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अपन जोड़ के दो का भाग दे देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना, दो। तो ये हमारा कितना आएगा, इस अपन मतलब इस क्वेश्चन को हम अगर इस टाइप से करते हैं, और देखो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को आपको एक फॉर्मेट करके बताता हूँ कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा। फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि शॉर्ट में क्वेश्चन बस देखते ही क्या आप इसको देखते ही क्या क्वेश्चन को कर दोगे आप। मैं बताऊंगा आपको, पहले इसको हम इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले हम इसका अर्थ परिमाप निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अर्थ परिमाप निकालने के लिए हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। तो 5 प्लस 12 प्लस 13 बटे 2 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 बटे 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 15, मतलब हमारा अर्थ परिमाप कितना आएगा 15। अब हम इस अर्थ परिमाप को, मतलब अर्थ परिमाप को और भुजाओं को इस फॉर्मूले में रखकर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका हम मान रखते हैं इसमें क्षेत्रफल बराबर, देखो 15 तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ए कितना है 5, ठीक है, और एस कितना है 15। तो 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे एस 15 है और बी कितना देगा यहाँ पे 12, तो 12 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ पर एस 15 है और सी कितना है 13, तो 15 में 13 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं। हम 15 को, अगर हम चाहें तो 15 को हम 5 इंटू 3 कर सकते हैं। हम 10 को भी 5 इंटू 2 कर सकते हैं, और इसको हम ऐसा के ऐसा रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बाहर निकल के आएगा कितना, 5 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 5 का जोड़ा बन रहा है, ये 3 का जोड़ा बन रहा है और ये 2 का जोड़ा बन रहा है। तो ये हमारा कितना आंसर आएगा, इसको हम करेंगे तो ये हमारा आएगा 30। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो दोस्तों आप किसी भी रैंडम त्रिभुज के लिए आप इस टाइप से करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा, और उसमें तीनों भुजाएं दे रखी हो तो। अगर आपको ये शॉर्ट में करना है तो शॉर्ट में करने का बताता हूँ। आप क्वेश्चन को देखते क्या चुटकी में क्वेश्चन उड़ा दोगे, देखो कैसे। तो देखो दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पर ये 5 है, सेकंड यहाँ ये दिख रहा है आपको, ये 5 है, ये 12 है और एक 13 है। और दोस्तों एक समकोण त्रिभुज होता है, क्या समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होते हैं, ट्रिपलेट।
समकोण त्रिभुज होते हैं क्या, ट्रिपलेट होते हैं रोज। अब ट्रिपलेट क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रिपलेट क्या होता है। तो दोस्तों ट्रिपलेट होता है कि किसी ऐसे तीन भुजाएं होती हैं, यहाँ पे दे रखी कितनी, 5, 12 और 13, ठीक है। तो किन्हीं भी दो भुजाओं का वर्ग करके जोड़ने पर जो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है, उसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर देखेंगे हम, तो 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है। 12 का वर्ग होता है कितना, 144, ठीक है। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 169, ठीक है। और हमें पता है दोस्तों 13 का वर्ग भी होता है 169, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है। अब ट्रिपलेट यही नहीं है कि मतलब 5, 12, 13 यही ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट बहुत सारे हैं, वो आपको मैं लिखा दूंगा। देखो आप, ट्रिपलेट आपको लिखाता हूँ मैं। ये आप ट्रिपलेट लिख लेना, एक बार आपको याद कर लेना, तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली कर लोगे। देखो पहला ट्रिपलेट होता है सबसे इजी, 3, 4 और 5, ठीक है। फिर दूसरा होता है 5, 8 और 12, ठीक है। उसके बाद में होता है 5, 12 और 13, ठीक है। एक और होता है कितना, 9, 12 और 15, ठीक है। एक होता है अपना कौन सा, 12, 35 और 37, ठीक है। अपना एक होता है 20, 21 और 29, ठीक है दोस्तों। और भी है ट्रिपलेट, और आप इतना याद कर लेना, लगभग लगभग इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी ट्रिपलेट ऐसा आता है कि इनके मल्टीप्लाई का होता है, तो वो भी ट्रिपलेट ही होता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास आता है, तो हम क्या करते हैं, अगर समकोण मान लो कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए लेते हैं हम लंब इंटू आधार बटे 2, ठीक है। ये होता है। तो ये अगर ये तो, अगर जिसमें भी ट्रिपलेट बनना होता है वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर 5, 12 और 13 ये क्या है, ट्रिपलेट है, तो मतलब ये समकोण त्रिभुज है। यदि ये समकोण त्रिभुज है तो उसमें हम लंब ले लेंगे और आधार ले लेंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो दोस्तों हम ट्रिपलेट लेते हैं इसका। तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला पता है कि एक बटे, क्या जी, 1/2, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, लंब इंटू आधार, ठीक है। तो क्या होता है, जो जो तो कण है पता है मैं तेरा, जो सबसे बड़ा होता है वो कण होता है, और जो छोटे होते हैं तो वो होते हैं उसके क्या, लंब और आधार। तो हम इसको निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल 1/2, जी कितना, 5 अपना लंब ले लेते हैं अपन, 12 क्या ले लेते हैं अपन को, उसको 12 लेते हैं अपन, क्या, आधार, ठीक है। अब इसको अपन करेंगे तो ये 2 से 12 कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 5 को 6 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 30। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने बस ट्रिपलेट से देखकर हमने ये क्वेश्चन मात्र एक स्टेप में कर दिया, ठीक है। तो आगे से अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ट्रिपलेट अगर आप मालूम होगा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 दे रखा है, ठीक है। आगे बोला गया है कि बी और सी की आयु का अनुपात 5:6 है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सी। तो हम बी और सी का अनुपात लेंगे हम। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अनुपात, तो जी कितना हो जाएगा, सी। बी तो पहले से ही है, अब सी। अब क्या बी का यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पर 4 दे रखा है बी का, यहाँ पर 5 दे रखा है। तो हम इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे, तो 5 को बी के नीचे लिखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। फिर अनुपात लगाएंगे कितना, यहाँ पर 6। अब इनको हम बराबर कैसे करेंगे, तो 5, 4 का गुणा अपन इधर करेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर इधर 5 लिख लेंगे हम, जो यहाँ पर होता है उसको हम इधर इधर लिख लेते हैं, और यहाँ पर होता है उसको हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और इनका गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15:20, ये कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। अभी कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा। तो ये हमारा फाइनल अनुपात आ जाएगा, जिनका अनुपात रहेगा वो, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि ए, बी और सी की आयु का योग कितना, 118, ठीक है दोस्तों। अब ए क्या है, इनके आयु का योग दे रखा है, और हमारे हिसाब से इनका अनुपात कितना है, 15:20:24। यदि हम इनको जोड़ेंगे ना तो हमारी आयु का योग आएगा कितना, हम इनको एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो हम इनको अगर जोड़ेंगे तो ए, इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 15, दो आप जोड़ो यहाँ पर, 9 और 4 और 1 5, 18, 59, ये एक्स।
हम इसको x मान लेते हैं, इनको जो क्या अनुपात में है तो ये फिक्स मान नहीं होता, तो हमने इनको x मान लिया सब कुछ, 15x है, 20x है, 24x है, ठीक है। तो हमारा 59x आ गया जोड़ने पर, लेकिन इनका योग कितना है एक्चुअल में, इनका योग दिया 118। तो हम इनका x का मान निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, ये 2, ठीक है। इसका इसमें भाग जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा इससे, ठीक है। अब x का मान 2 आ गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो b की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बी, अब इसमें हम x का गुणा, हमें बी की आयु ज्ञात करनी है, तो हम 20 में x का गुणा कर देंगे, मतलब 2 का गुणा कर देंगे तो हमारी बी की आयु हो जाएगी। अगर ए की पूछा होता तो हम ए में गुणा करते, अगर सी की पूछा होता तो हम ये सी वाले में गुणा करते। हमसे पूछा गया है कि बी की आयु, तो हम 20 में गुणा करेंगे किसका, x का, तो बना लेंगे बी की आयु, तो 20 इंटू 2 तब जाएगा 40, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एमपी पुलिस 2026 में आया है, जो अभी एग्जाम हुआ था, सॉरी एमपी पुलिस 2025 में, 26 गलत टाइप हो यहाँ पे, ये 25 में आया था, जो कि अभी एग्जाम हुआ था। देखो दोस्तों, हम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पहले आप उनका रेशो सेम कर लिया करो, और रेशो सेम करने के बाद में फिर जो आगे क्वेश्चन बोला गया है वो हम करते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। देखो यहाँ दे रखा है कितना, 84, ये क्या माइनस में है, और यहाँ पे क्या है भाग में। तो 6 का हम भाग 36 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और 84 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 78। मतलब यहाँ कितना बचेगा अपना, 78। और 78 में अगर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा अपना, ये 24, और 2 जाएगा 7, 21 और 2 कितना, 23, ठीक है। अब हमारे यहाँ से यहाँ तक का ये सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो 5 का भाग जाएगा 45 में, कितना हो जाएगा, 9 बार जाएगा। और 9 में 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा है प्लस, तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 236, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से क्वेश्चन करने रहते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखना। तो ये भी क्वेश्चन हमारा एमपी पुलिस 2025 का, ये 26 थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो ये हमारा 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा हॉस्पिटल असिस्टेंट अभी जो एग्जाम हुआ है ना, 2026 वाला, भी कुछ टाइम पहले हुआ है, जो उसका क्वेश्चन है दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए लेटेस्ट अभी एग्जाम हुआ है ना, उन सभी का क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यहाँ पूछा गया है घनों का योग। और दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आपको मालूम होगा, प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक, ठीक है। 1 से लेकर तक अनंत तक, ठीक है? अगर इसमें पूछा गया है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का मध्य निकालिए, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप 1 का घन निकालोगे, सॉरी आप 1 का घन निकालोगे, फिर आप उसको जोड़ोगे, फिर 2 का घन निकालोगे, फिर 3 जोड़ो, 3 का घन निकालोगे। तो ऐसे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे आप 10 तक जाओगे, 10 को आपका घन निकाल के जोड़ोगे, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। देखो दोस्तों, इसका एक सिंपल, मतलब एक फॉर्मूला होता है, वो मैं बताता हूँ आपको, आप उसको याद रखना। तो आगे से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली करोगे। कैसे, देखो अधिक संख्याओं के घनों का पूछा गया हो कि संख्याओं घनों का योग क्या होता है, तो उनका एक फॉर्मूला होता है कि एक कोष्ठक में होता है एन, कोष्ठक में एन माइनस 1/2, और इस पूरे का होता है क्या, स्क्वायर। तो ये, अगर प्राकृतिक संख्याओं का पूछा हो तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है, इसका ये घनों का योग है। ये मैं लिख देता हूँ यार, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ ज्ञात करना है क्या, मध्य। तो दोस्तों, मध्य ज्ञात करने का मतलब होता है, मध्य को अपन बोल सकते हैं क्या, औसत। मध्य को ही हम औसत बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 10। तो हम इनको जोड़कर हम 10 का इसमें भाग दे देंगे, तो हमारे इसका मध्य निकल जाएगा, मतलब औसत निकल जाएगा। कुल मिला के मध्य का मतलब औसत ही होता है। तो पहले हम इनको जोड़ेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग क्या होगा। अगर हमें योग पता चल जाएगा तो हम उसमें 10 का भाग दे देंगे, क्योंकि 10 संख्या पूछा गया है, तो 10 का भाग दे देंगे तो हमारा इन दोनों का औसत निकल जाएगा, मतलब हमारा मध्य निकल जाएगा। पहले हम देखते हैं प्रथम 10 संख्याएं। अब एन, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब ये पूछा गया है कि यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है 10, तो एन का मतलब यहाँ पे 10 ही होगा। जितना यहाँ पे दे रखा होगा वो एन का मान होता है, ठीक है। तो हम यहाँ एन का मान रखते हैं, ठीक है।
10, ठीक है। आगे कोष्टक में 10 माइनस 1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस 1 है और ये बट्टे में 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो रहा है यहाँ पर, और ये ऊपर स्क्वायर लगा है पूरे पर, ठीक है। उसको ओपन करेंगे, कितना हो जाएगा अपना 10 इंटू 9 बटे 2, 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 5, ठीक है, मतलब इसको डायरेक्ट 5 लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये अपना 5 इंटू 9 और ये अपना इस दोनों का वर्ग में है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा अपना 45, ठीक है। अपना कितना हो जाएगा ये 45, 9 पे ये 45, अब इस 45 का अपन वर्ग करेंगे, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे और अपने इसमें नीचे भाग में 10 था ना, ये यहाँ से चला रहा है 10, यहाँ से भी चला रहा है 10, ये यहाँ से भी 10 है, तो हम इसमें 10 का भाग देंगे, ठीक है दोस्तों। अब 45 का वर्ग क्या होता है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि वर्ग निकालने की। तो क्या होता है, अगर किसी भी दो संख्याओं का वर्ग निकालना होता है तो पहले का वर्ग होता है, हम उसको उसका वर्ग निकालते हैं, कितना है यहाँ पर 5, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बचता है, 2 को हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों का गुणा करते हैं, 5 का और 4 का गुणा करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, और गुणा करके हम उसको दोगुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पे 2 है तो हम इस 2 को भी जोड़ देंगे, तो 40 और 2 कितना हो जाएगा ना 42, तो 42 के यहाँ पे लिखेंगे हम 2 और यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 4 का वर्ग करेंगे हम, तो 4 चौक होता है 16, और 16 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, तो हमारा 20 25 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इसका ये 45 का वर्ग, ठीक है। 20 25 हमारा 45 का वर्ग होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था इनका औसत, तो इसमें 10 है तो हम 10 का भाग देंगे। अब 10 का भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 202.5, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पे 202 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन 202 आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ये, ठीक है दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें बोला गया है कि एक दुकानदार को 52 कलम बेचने पर 13 कलम के विक्रय मूल्य, यहाँ लिखा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। देखो दोस्तों यहाँ बोला गया है कि 52 कलम को बेचने पर, तो जितने भी कलम को अगर वो बेचता है तो उसने अगर मान लो 52 कलम को उसको बेचना है, ठीक है, मतलब 52 कलम का क्या हुआ एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। और 52 कलम को वो बेचेगा तो पहले 52 कलम उसने खरीदी होंगी, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 52 कलम का सीपी मतलब क्रय मूल्य। अब उसको यहाँ पे लाभ हुआ है क्या हानि हुआ है, यहाँ पे उसको लाभ हुआ है तो हम यहाँ लगाते हैं प्लस, और यहाँ पे हानि होता तो हम यहाँ माइनस लगाते हैं। अब ये लाभ किस पे हुआ है, ये लाभ विक्रय मूल्य पे हुआ है कि क्रय मूल्य पे हुआ है। यहाँ बोला है कि उसमें विक्रय मूल्य पर हुआ है और कितनी कलम के बराबर हुआ है, तो वो हुआ है उसको 13 कलम के बराबर। तो यहाँ हम लिखेंगे 13 कलम, तो कितना यहाँ पे क्या है विक्रय मूल्य मतलब एसपी, तो यहाँ हम लिखेंगे एसपी, ठीक है दोस्तों। अब इसे अब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 13 एसपी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा 39 एसपी, ठीक है। और ये कितना बचेगा अपना 52 सीपी। अब ये 39 और 52 13 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये कितना बार जाएगा 4 बार। तो अपना यहाँ पर एस पी अपॉन सी पी अपना कितना बचेगा, ये बचेगा अपना 4/3, ठीक है। तो दोस्तों इसने पूछा है कि इसको लाभ कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सी पी कितना है, यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है कितना 3, और यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है कितना 4। तो इसको कितने रुपए का, इसको यहाँ पर 1 का लाभ हुआ है, ठीक है। अब इसको 1 का लाभ हुआ है कितने पर, क्रय मूल्य लिखते हैं अपन नीचे सीपी मतलब कितना 3, तो 3 पे उसको 1 का लाभ हुआ है इंटू 100, ठीक है। ये परसेंटेज आता है, तो ये अपना यहाँ कितना 33.33%, ठीक है। तो इसका ये आंसर होगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। ये देखो दोस्तों ये हमारा एमपी फॉरेस्ट गार्ड अभी जो एग्जाम हुआ था, ये उसका क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला आपसे कि मैं इसमें प्रैक्टिस सेट में अभी जो लेटेस्ट में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी के क्वेश्चन लेने वाला हूँ, तो आप सभी आप प्रैक्टिस सेट करना आपको, और आपको इन प्रैक्टिस सेटों से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो देखो यहाँ दे रखा है कि 12 आदमी 9 दिनों में 20 शॉल बुन सकते हैं, तो 27 दिनों में 25 शॉल बुनने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। देखो दोस्तों ये भी एमपी फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन है अभी जो आया है उसका।
तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे कि आदमी 9 दिन में या इतने घंटे काम करते हैं तो इतना काम करते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें एक फॉर्मूला लगता है, उसको बोलते हैं हम एम एच डी अपॉन डब्ल्यू। देखो यहाँ पर एम का मतलब होता है व्यक्तियों से, एच का मतलब होता है घंटों से मतलब आवर, और डी मतलब होता है दिनों से, और जो नीचे जो होता है डब्ल्यू उसका मतलब होता है वर्क मतलब कि कार्य। तो हम इसमें क्या ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर यहाँ पर कंडीशन दे रखी होती है ना कि मतलब इतने व्यक्तियों में इतने दिन काम किया है, और तो आगे इतने व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे, तो हम इन दोनों क्या करते हैं, इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन क्या है कि 12 व्यक्ति 9 दिन काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे घंटे नहीं दे रखे तो हम घंटे को नहीं लिखेंगे हम। तो यहाँ पर क्या 20 सॉल्व बुनते हैं, तो ये हमारा कार्य है क्या कि 20 सॉल्व अब बुन सकते हैं। तो यहाँ हम कार्य लिखते हैं नीचे, तो कितना 20 आ जाएगा। अब एक कंडीशन ये हो गई। अब आगे उन्होंने एक कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, क्या कि 27 दिन में, क्या 27 दिन में 25 सॉल्व बुनने के लिए, क्या 25 सॉल्व बुनने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता, मतलब कितने मैन लगेंगे, ठीक है। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना, ये 5 से जाएगा कितनी बार, 4 बार, ये 5 से जाएगा कितनी बार, 5 बार, ये 4 से जाएगा कितनी बार, ये 3 बार चला जाएगा, ठीक है। और ये 9 तिया 27 होता है, तो 9 तिया 27 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये अपना 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा m बराबर 5 व्यक्ति, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो दोस्तों देख रहे हैं आपने, मैंने मात्र एक स्टेप में ये पूरा क्वेश्चन हो गया। तो आप क्यों, क्या है क्वेश्चन में हमें टाइम चाहे कितना ही मिले, पर हमें क्या, हमें जितना शॉर्ट हम कर सकते हैं उतना शॉर्ट क्वेश्चन को करना चाहिए। तो हमारा क्या एग्जाम में टाइम बच जाता है, जिससे हम और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन थोड़ा लेंदी आ गया तो हम उसको भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक दुकानदार ने कॉपी को उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक, क्या 60% अधिक अंकित किया। मतलब कहना चाह रहा है कि वस्तु को उसने कुछ रेट में खरीदा होगा, उस रेट से उसने 60% अधिक उसको अंकित कर दिया, मतलब उसका एमआरपी बोल रहा है वो, ठीक है। और फिर उसके अंकित मूल्य पर उसने 25% की छूट दे दी, ठीक है। मतलब उसने जो अंकित मूल्य रखा था उस पर उसने 25% की छूट दे दी। साथ ही वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के मतलब गलत वजन का उपयोग करता है, मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन तौलता है, ठीक है। तो उसके कुल लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, मतलब उसको कितना लाभ हुआ है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का सबसे ईजी तरीका बताऊंगा आपको मैं। एबीएमपी फॉरेस्ट गार्ड 2026 का क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो देखो, तो पहले हम मान सकते हैं कि पहले उसने वस्तु 100 रुपए में खरीदी होगी, ठीक है। अब उसने बोला था क्या कि 60% उसने उसको अधिक अंकित कर दिया। तो ये वस्तु उसने कितने में अंकित की होगी, 160 रुपए में। 100 का 60% 60 होता है, तो हमने उसमें 100 में 60 जोड़ दिया तो हमारा 160 आ गया, ठीक है। अब आगे क्या बोला है कि उसने अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे दी, ठीक है। तो दोस्तों जो पहली वाली चीज होती है ना उसको हम इधर इधर रखते हैं, इधर साथ में, और जो सेकंड वाली चीज होती है ना उसको हम इधर रखते हैं, ठीक है। तो 25% की छूट दी, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, ठीक है। तो 4 अपना कहाँ पर आएगा, इधर, ठीक है। और एक मतलब उसने एक की छूट दिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 में से एक जाएगा तो 3, तो 3 यहाँ पर चलेगा, मतलब उसने 1 रुपए की छूट दी थी, पहले 4 की वस्तु थी तो उसने 1 रुपए की छूट दे दी, तो कितनी वस्तु, 3 रुपए की वस्तु हो गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है जी कि उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का उपयोग किया। मतलब कहना चाह रहा है जी कि वो रुपए ले रहा है कितने के, 1,000, मतलब 1,000 ग्राम के, मतलब 1 किलोग्राम के पैसे ले रहा है वो, और दे कितना रहा है वो 800 ग्राम, ठीक है। 800 ग्राम दे रहा है और 1,000 किलोग्राम के पैसे ले रहा है। तो हम इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा करने पर क्या आएगा, तो दो जीरो से दो जीरो चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो ये, तो इससे दो जीरो चले जाएंगे, ठीक है जी। 8 से आएगा 2 बार, ठीक है। अब इसका क्या होगा, ये जहाँ से 2 से जाएगा कितने, 2 बार, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा 2 अनुपात कितना, 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, उसने वस्तु 2 रुपए की थी, उसने 3 रुपए में वस्तु बेची, तो उसको कितना, 1 रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है। अब 1 रुपए का लाभ हुआ है, लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। तो दो क्या है अपना, ये अपना यहाँ पे आता है, ये अपना क्रय मूल्य सीपी, और ये अपना होता है एसपी, ठीक है। तो अपना दो क्या है, दो अपना क्या है, क्रय मूल्य, और इंटू 100, तो अपना क्या निकल जाएगा परसेंटेज, उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ है। तो उस अपन भाग देंगे तो उसको हुआ है 50% का लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और दोस्तों देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था जो हमने
मात्र 2 से 3 स्टेप में हमने क्वेश्चन कर लिया। तो आपको क्या क्वेश्चन को करने की मतलब क्वेश्चन को पहले समझना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है और इसकी जो बेस्ट से बेस्ट मेथड है वो हमें लगानी रहती है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बीकरों में अम्ल और पानी मतलब 2 बीकर दे रखा है उसमें अम्ल और पानी का अनुपात है। तो मान लें कि हमारा 1 बीकर ए है और ये हमारा कितना है ये बी है। हमारा एक बीकर ए है और 1 बीकर हमारा बी है। ठीक है? पहले बीकर में किसका अम्ल का मतलब एसिड और वाटर का अनुपात कितना दे रखा है 2:3। ठीक है? और दूसरे बीकर में एसिड और वाटर का अनुपात कितना दे रखा है 3:4। ठीक है? आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि बराबर मात्रा एक साथ मिलाई जाए तो परिणामी अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इन दोनों की बराबर मात्रा मिलानी हो, तो पहले क्या करते हैं हम इन दोनों के योग को बराबर करते हैं। यहाँ पे देखो इन दोनों का हम जोड़ेंगे तो कितना रहा है 5। ठीक है? और इन दोनों को जोड़ने पर कितना रहा है 7। ठीक है? तो पहले हम इस 7 को और इस 5 को हम बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे होगा? तो 7 का गुणा हम इसमें करेंगे और 5 का गुणा हम इसमें करेंगे। ठीक है? तो 7 का गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7 दूनी 14 और ये 7 तिया 21। ठीक है? अब 5 का गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना होगा 5 तिया 15 और 5 चौक 20। ठीक है दोस्तों? अब हमें क्या बोला गया था कि इन दोनों को मिलाना था। तो हम जो एसिड एसिड को मिलाएँगे और हम उसके बाद हम वाटर वाटर को मिलाएँगे। ठीक है? तो पहले यहाँ पे कितना 14 ये कितना 15 तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो एसिड और वाटर का जो फाइनल अनुपात आएगा वो। ठीक है? तो पहले एसिड कितना 14 और यहाँ पे कितना है 15 तो ये कितना हो जाएगा 29। 29 एसिड हो जाएगा और वाटर कितना है अपना 21 और यहाँ कितना है 20 तो ये कितना हो जाएगा 41। तो हमारा जो फाइनल अनुपात आएगा वो आएगा 29:41 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होता है। ठीक है? देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन एमपीएसआई जो भी एग्जाम हुआ था उसका प्री का क्वेश्चन है एमपीएसआई का। ठीक है? मैंने उसमें सभी के क्वेश्चन ले रखे हैं एमपीएसआई जितने भी एग्जाम हुए हैं तो आप सभी क्वेश्चनों करना। ठीक है? देखो इसमें बोला गया था कि 2 भाइयों की उम्र का अनुपात कितना दे रखा है 3:5। ठीक है? और उनकी उम्र का गुणनफल मतलब उनकी जो आयु है उनका गुणनफल दे रखा है 135। तो छोटे भाई की आयु हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे कि छोटा भाई मतलब हम इसको मान लेते हैं स्मॉल ब्रदर और ये अपना क्या होगा बिग मतलब छोटा ये बड़ा। ठीक है? तो छोटे भाई कितना 3:5 दे रखी है। ठीक है? अब इन दोनों का क्या है गुणनफल दे रखा है तो क्या होगा हम इसको मान लेंगे 3x इसको मान लेंगे हम 5x। इन दोनों का हम गुणा करेंगे 3x और 5x का तुम्हारा कितना आएगा हमारा आएगा कितना 15x जो कि हमारा गुणनफल कितना है 15x और क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 135। तो हम 135 को हम इसके बराबर में लिख देंगे और हम इसको सॉरी ये एक्स है ना तो ये स्क्वायर हो जाएगा ये। हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना होगा जी एक्स स्क्वायर बराबर कितना 9 आएगा यहाँ पर और हमारा जी एक्स बराबर कितना हो जाएगा सॉरी ये अपना यहाँ हमारा एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि छोटे भाई की आयु कितनी है। तो हम 3 का गुणा और छोटे वाले भाई की आयु में कर देंगे तो हमारा मतलब एक्स का मान इसमें एक्स का गुणा हम 3 में ये एक्स का मान है ना 3 तो छोटे वाले में कर देंगे हमारे छोटे वाले की भाई की आयु हो जाएगी। हम बड़े में गुणा करेंगे तो हमारे बड़े वाले की आयु हो जाएगी। तो हम 3 में गुणा करेंगे किसका 3 एक्स 3 का तो हमारा कितना आएगा ये हमारा आएगा 9। तो छोटे भाई की आयु कितनी होगी 9 वर्ष। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों देखो मैंने कितने मतलब 2-3 स्टेप में मैं पूरा क्वेश्चन करा दिया आपको। ठीक है? तो आप ऐसे ही क्वेश्चन करना है आपको जो बड़े-बड़े लेंथी टाइप मेथड नहीं लगानी जो शॉर्ट से शॉर्ट मेथड है आपको वो उपयोग करना है। ठीक है? देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 समांतर जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के व्यास के एक ही ओर 14 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है? यदि ए बी की लंबाई कितनी है 48 सेंटीमीटर और सी डी की लंबाई कितनी है 36 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे होगा आपको। ये क्वेश्चन अभी ये एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था 2025 वाला सॉरी ये 25 का है।
तो ये उसका क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन कैसे होगा। तो उसमें क्या बोला है कि दो समानांतर जीवाएं। तो पहले हम यहाँ पे क्या ले व्रत लेते हैं हमारे, क्योंकि व्रत हमें लगेगा यहाँ पर, ठीक है। देखो दोस्तों ये हमारा व्रत है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या बोला गया है कि दो समांतर जीव आए इसमें, और यहाँ पे बोला गया था कि जो व्रत के व्यास है, व्यास के एक ही हो रहे हैं, मतलब एक ही हो रहे हैं, और 14 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो देखो दोस्तों ये मानते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये व्रत व्रत का केंद्र है, ठीक है। अब ये व्रत का केंद्र है, तो व्रत के केंद्र एक ही साइड है, मतलब दोनों जीवा होंगी उसके इधर एक ही साइड में होंगी। तो पहले मान लो हम पहली जीवा बना लेते हैं यहाँ पर कि पहली जीवा हमारी ये है, ठीक है। और दूसरी जीवा हमारी कितनी है, ये वाली है। और इन दोनों की दूरी है वो कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, ये अपनी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और पहली जो छोटी वाली, देखो यहाँ पे क्या एक जीवा ए बी कितनी है जी, 48। तो दोस्तों तुम बताओ 48 कौन सी होगी, पहली वाली होगी या ये वाली होगी? जो बड़ी होगी वही तो 48 होगी ना। तो ए अपन उसको मानेंगे अपन ए बी, ठीक है। तो ये कितनी है अपनी 48। और जो छोटी वाली होगी वो अपनी सी डी हो जाएगी, तो अपनी कितनी हो जाएगी, सी डी, ठीक है। अब दोस्तों हमें मतलब मैं एक चीज बताता हूँ आपको मालूम हो तो, कि जब भी वृत्त के केंद्र से अगर किसी जीवा पर हम लाइन खींचते हैं तो वो क्या करता है, केंद्र जीवा को बराबर भागों में बांट देता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हमने इस केंद्र से जीवा पर लंब डाला है, ये भी क्या है यहाँ पर, ये भी लव है लंब, और ये भी क्या है लंब। तो ये क्या करता है, जीवा को दो भागों में बांट देता है। मतलब अगर इसकी लंबाई 48 है तो इसको ये 24-24 कर देगा, मतलब आधे आधे भागों में बांट देगा, ये भी 24, ये भी 24। और यहाँ से केंद्र से यहाँ पर भी आया यहाँ पर, तो ये भी इसको कितनी, यहाँ पर 36 थी, तो इसको 18 कर देगा, और इसको 18 कर देगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे हमें इसके क्या, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप देख रहे हो ये क्या, ये वृत्त की परिधि है, ठीक है पूरी। अब हम अगर परिधि से वृत्त पर अगर हम केंद्र पर लाइन खींच देंगे तो हमारी त्रिज्या आती है। तो ये क्या है, परिधि, यहाँ से यहाँ तक हमने केंद्र पर एक लाइन खींची तो हमारी ये त्रिज्या है। और अगर यहाँ भी परिधि है, और यहाँ से भी अगर हम केंद्र पर लाइन खींचेंगे तो ये भी हमारी क्या होगी, त्रिज्या। तो हमारी ये भी आर है, और ये भी हमारी कितनी है, आर, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जिसको मान लेते हैं हम क्या, ओ। अब आपको यहाँ पर इसको मान लेते हैं पी, नहीं इसको हम इसको मान लेते हैं पी, और इसको मान लेते हैं क्यू, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन से, एक तो बन रहा है ओ पी सी, और एक बन रहा है ओ क्यू ए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों को लेंगे। पहले हम लेंगे त्रिभुज ओ पी सी से, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग। तो इसमें कर्ण कौन सा है, कर्ण दे रखा है ये वाला आर, ठीक है, ये कर्ण है अपना। तो आर का स्क्वायर बराबर, ये अपना क्या है, लंब, मतलब सॉरी आधार है अपना। तो आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324, क्यों यहाँ 18 है ये। और इसको अपन मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये अपने क्या एक्स है, क्योंकि इसका वो पता नहीं है हमें, तो इसका मालूम है यहाँ से यहाँ तक ये कितना 14 है, ठीक है। तो ये हमने एक्स मान लिया। अब ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा एक्स प्लस 14। तो ये कितना हो जाएगा अपना, जो हो जाएगा अपना एक्स प्लस कितना 14 का स्क्वायर। ये तो त्रिभुज ये वाले ओ पी सी से हो गया। अब त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है हमें कि ओ क्यू और ए, ठीक है। तो हम यहाँ पर त्रिभुज लिखेंगे ओ क्यू और ए, ठीक है। इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा क्या हुआ, आर स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पर ये 24 है, नीचे ये 24 है ना। तो 24 का वर्ग कितना होता है, 576 प्लस, अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या, उसका लंब है ये। तो ये अपना कितना एक्स है, ये तो अपना ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अपना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि ए भी आर स्क्वायर है और ए भी आर स्क्वायर है। तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ करेंगे हम 324 प्लस, हम इसका जी है ना, हम इन दोनों को बराबर कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों तो सेम है, त्रिज्या तो सेम है इन दोनों की, तो इन दोनों को बराबर करेंगे। अब इसको हमने 324 यहाँ पर लिख लिया नीचे। अब हम इसका वर्ग निकाल देंगे, इसका ये वर्ग है ना, इसको हम निकालेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 का होता है 196, और प्लस 2 ए बी सी, तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 एक्स, बराबर है, हम इसको लिखेंगे कितना 576, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बराबर में है तो जो एक्स से एक्स अपना कट जाएगा, क्योंकि ये अपना इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक्स से एक्स कट जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जो होगा हमारा 500
जीरो और कितना हो जाएगा 11 2 20 और ये कितना 520, ठीक है। 520 प्लस 28x बराबर कितना 576, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब आगे हम इसको करेंगे। एक सेकंड। तो ये अपना 28x हम इधर आगे ले जाएंगे इसको। तो ये अपना ये अब 520 अगर इधर जाएगा तो ये 576 में से घटेगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 56। और x बराबर कितना हो जाएगा अपना ये इससे कट जाएगा कितना 2 बार। तो अपना x का मान आएगा कितना 2। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर इसकी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी। अब वृत्त की त्रिज्या हम कहाँ से निकालेंगे? तो या तो हम इसमें या हम इसमें x का मान रख के हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको इसमें जो दे रखा ना ये त्रिभुज ओ क्यू ए, हम इसमें x का मान रख के त्रिभुज की हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो हम इसमें देखो x का मान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी आर स्क्वायर बराबर 576 प्लस कितना हो जाएगा ये अपना यहाँ पे एक्स में कितना रहेगा 2। तो एक्स का 2 का वर्ग होगा कितना 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपना ये हो जाएगा अपना 580, ठीक है दोस्तों। अब क्या जी अपना वर्ग का है तो उसका अंडर रूट हो जाएगा 580 का, ठीक है दोस्तों। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपना यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर बराबर अपने जो हो जाएगा। देखो इसमें आप अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होता है 4 इंटू 145। आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपना यही आएगा निकल के। तो अपना ये 4 है तो ये 4 का 2 तो बाहर निकल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा अपना 2 रूट 145। और दोस्तों ये हमारा आंसर इसकी त्रिभुज की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 2 रूट 145, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए, तो राइट आंसर। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे थोड़े लेंदी भी आते हैं, पर लेंदी कुछ नहीं है, इसमें आपको कंसेप्ट समझना रहता है कि इसमें कंसेप्ट क्या दे रखा है। तो आप इस ऐसे क्वेश्चन में डरना मत, आप इसको थोड़ा अच्छे से सोचना कि कैसे तो क्वेश्चन का मैं क्या पूछा है क्या कंसेप्ट है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों एक क्वेश्चन दे रखा था एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट्स का, जो भी एग्जाम हुआ ना उसमें आता क्वेश्चन, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बेलन, क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों कि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल दे रखे हैं कितने 836 और 528। और हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमें ज्ञात है कि पहले दो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्ठक में आर प्लस एच, ठीक है। और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कितना 2 पाई आर एच, ठीक है। जो कि यहाँ पे कितना दे रखा है 836 और यहाँ पे ये दे रखा है कितना 528। तो दोस्तों ये हमें दे रखा है। अब हम यहाँ से हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो हमें ऊंचाई निकालने के लिए पहले अगर हमें आर मतलब उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात हो जाए तो हम इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ ये सेकंड नंबर पे ये है ना, हम इससे इसकी त्रिज्या निकालेंगे कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे जो पाई का मान होता है कितना 22/7, ठीक है, इंटू आर और यहाँ पे कितना बचेगा अपना एच, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड ऐसे नहीं दोस्तों, मैं थोड़ा अलग बताऊंगा उसको आपको। पहले दोस्तों यहाँ पे देखो ये है, एक सेकंड, देखो ये दे रखा है 2 पाई आर, ये कोष्टक में आर प्लस एच कितना दे रखा है 836, ठीक है। और दूसरा में दे रखा है 2 पाई आर एच कितना दे रखा है 528, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन में कि हम अगर इसमें से पहले वाले में से हम दूसरे वाले को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा आर का मान आएगा। अब वो कैसे आएगा देखो मैं बता दूंगा आपको। आप यहाँ पे 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, इसको आप इसमें से आप माइनस करोगे कि आप 2 पाई आर एच और बराबर में 836 माइनस 528 आप माइनस करोगे। तो देखो यहाँ से 2 पाई आर और यहाँ से 2 पाई आर आप कॉमन ले लोगे, 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ कोष्टक में क्या बचेगा आर प्लस एच माइनस एच, ठीक है। तो जो एच से एच कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई
और ये आर आर का गुणा हो जाएगा तो अपना 2 पाई r² ठीक है। अब इसमें से ये जाएगा कितना बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ पे कितना हुआ 0 और यहाँ कितना बचेगा 3 ठीक है। अपना ये हो जाएगा ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो पाई का मान होता है 22/7 ठीक है। तो पहले हम 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से कितनी बार जाएगा जाएगा कितना 154 बार। अब 22 का मान होता है कितना, पाई का मान होता है 22/7, तो ये r² बराबर कितना हो जाएगा 154, यहाँ पे कितना आएगा 22 और यहाँ कितना आएगा 7, तो ये 22 से कटेगा कितनी बार 7 बार ठीक है। तो हमारा r का मान आएगा, क्योंकि जो r स्क्वायर में है तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, देखो मैं आगे करता हूँ उसको। तो ये हमारा r क्या है स्क्वायर में है, तो हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट 7 × 7, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7। तो हमारी बेलन की त्रिज्या अब कितनी आ गई 7। अब हमें क्या है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है ठीक है। तो अगर हम इसकी त्रिज्या का मान पहले वाले इसमें या दूसरे वाले इसमें किसी में भी रख देंगे तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी। तो हम दूसरे वाले में रख देंगे, दूसरे वाला हमें ईजी पड़ेगा करने में। तो दोस्तों हम इसमें रखेंगे मान इसका, तो यहाँ पे क्या होगा 2, ये बाई कौन होता है 22/7, तो यहाँ पर आर का मान कितना हो जाएगा 7 इंटू एच बराबर कितना 528 ठीक है। अब ये 7 से 7 कट जाएगा ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 2 का इंटू 22 में होगा 44 ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एच बराबर 528/44, इसको हम काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 11 से जाएगा 4 बार, ये 11 से कितनी बार जाएगा 11 से जाएगा ये 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, तो ये कितनी बार चलाएगा 8 बार। अब फिर 4 से काटेंगे तो अपना जाएगा कितनी बार 12 बार। तो दोस्तों जो हमारी बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी, ऊंचाई कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। और दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन करना रहेगा, आप क्वेश्चन करोगे तो देखो ये क्या है थोड़ा लेंदी, ये क्या एडवांस के क्वेश्चन है ये। तो एडवांस क्वेश्चन में क्या है, हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि ये क्वेश्चन में हम क्या मेथड अपनाए तो अपना आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, इन दोनों का फॉर्मूला याद था, इसका समभुज पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमने क्या किया, इन दोनों का फॉर्मूला लगाया और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास में यहाँ पर आर की वैल्यू भी नहीं थी और एच की वैल्यू भी नहीं थी, तो एक वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने दिमाग लगाया यहाँ पर कि हम इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो एच हट जाएगा और हमारे पास आर बचेगा। तो हम पहले इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, उसके बाद हम त्रिज्या का मान किसी में भी रखेंगे तो हमारे पास में इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं ठीक है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसे हुआ ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक अर्धगोला है और एक शंकु का आयतन समान है, मतलब एक अर्धगोला और एक शंकु का आयतन कैसा है समान है ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है आर ठीक है, और शंकु की त्रिज्या भी कितनी है आर ठीक है। तो पूछा है शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा ठीक है दोस्तों। तो पहले हम क्वेश्चन करते हैं, देखो ये भी क्वेश्चन एमपी पुलिस का है जो 2025 में हुआ था ठीक है। और दोस्तों क्या बोला गया कि एक अर्धगोला है उसका और एक शंकु का आयतन समान है। तो दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर कि अर्धगोले का आयतन होता है 2 बटे कितना 3 पाई r³ और दोनों का समान है तो दोनों को हम बराबर में लिखेंगे। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² कितना h। अभी हमने यहाँ पे r भी लिया जो कि उन्होंने बोला कि इनकी त्रिज्या है वो सेम है, मतलब इसकी त्रिज्या भी r है और उसकी त्रिज्या भी r है ठीक है। यहाँ बोला ना ए भी r है और ए भी r दे रखी है। और दोस्तों हम इसे करेंगे 3 से 3 काट देंगे हम ठीक है। यहाँ से ये स्क्वायर में है और ये यहाँ पे 3 है तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ ये बचेगा ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2r बराबर में कितना h ठीक है। अब हम यहाँ से ये क्या है, ये तो अपनी क्या है, त्रिज्या है और ये अपना क्या है जी h हाइट है ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि h/r बराबर 2/1 ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास में शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या का अनुपात आएगा कितना 2:1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2:1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और देखो दोस्तों कितना बड़ा क्वेश्चन, पढ़ने में बड़ा लग रहा था कि इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, जो कि हमारा बस मात्र 2-3 स्टेप में हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से कर सकते हो ठीक है दोस्तों। आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक कमरा है घन के आकार का है, मतलब एक कमरा कोई है वो घन के आकार का है ठीक है।
हैं और इसमें रखी सबसे ये कहना चाह रहा है कि इसमें रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी है? 12√3 है, ठीक है? तो पर्स का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको समझाता हूँ, ये क्वेश्चन हॉस्पिटल असिस्टेंट का है, जो अभी हुआ था। और देखो, दोस्तों ये कह रहा है कि एक घन है, घन मतलब एक कमरे का आकार का घन है, मतलब हमारा कमरा होता है, जैसे कि मान लो मैं बताऊँ आपको, इसमें है क्या? मैं दिखाता हूँ इसमें। इसमें तो दोस्तों इसमें तो नहीं है, मैं बनाता हूँ। दोस्तों ये अपना देखो दोस्तों ये अपना घन है, ठीक है? अब ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि इसमें सबसे लंबी जो छड़ है उसको हम रख सकते हैं, उसकी लंबाई कितनी है? 12√3 है। और दोस्तों घन में हम सबसे लंबी छड़ कौन सी रख सकते हैं? हम ऐसे रख सकते हैं या हम ऐसे रख सकते हैं। और दोस्तों इसमें हम रख सकते हैं कैसे? जो उसके विकर्ण है, मतलब इस कोने से लेकर वो सामने कोना दे रखा है यहाँ तक, एक कोने से लेकर हम एक कोने तक एक लंबी छड़ को हम ऐसे रख सकते हैं, ठीक है? ऐसे विकर्ण के रूप में, ऐसे विकर्ण होगा ना इसका, ऐसे। और दोस्तों हमें पता है कि जो इन्होंने लंबी छड़ की लंबाई दे रखी है, तो ये हमारी क्या है? ये विकर्ण की लंबाई है। तो घन का विकर्ण होता है √3, घन का विकर्ण होता है √3a, ठीक है? अब घन का विकर्ण कितना दे रखा है ना? √3a, तो हमें दे रखा है 12√3, ठीक है? तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है? तो हमारा a का मान कितना आ जाएगा? 12। तो a क्या है जी? हमारी ये जो घन है, घन की भुजा आ गई। तो a हमारी क्या है? ये घन की भुजा, ठीक है? कि मतलब जो घन है, जो इसकी जो लंबाई है ना, भुजा की लंबाई ये कितनी? 12 हमारी निकल के आ गई, ठीक है? अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो उसके फर्श है, मतलब जो कमरे का फर्श है, उस फर्श की हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो कमरा होता है हमारा, कमरे के ऊपर हमारी छत होती है, चारों दीवार होती है साइड में, ठीक है? और जो नीचे जिसे लगाना है, ये अपना क्या है? ये फर्श है नीचे वाला। तो दोस्तों हमें दिख रहा है कि नीचे वाला फर्श है, मतलब कि ये अपना क्या होगा? एक वर्ग हो जाएगा ये पूरा तो घन होता है, लेकिन हम इसके किसी भी एक नीचे वाले किसी इसको लेंगे, हम साइड वाले किसी को एक मतलब इसके फलक को लेंगे, तो वो क्या होता है? वो वर्ग हो जाता है। तो हमें कुल मिला के वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग, मतलब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, वो होता है भुजा का वर्ग। तो हम इसका निकालेंगे, हमारी भुजा कितनी है? 12। तो हमारा कितना हो जाएगा? 144, क्योंकि 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो इसका हमारा आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। और तो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, कल लेके आऊंगा, तो आप उसको भी देखना, ठीक है दोस्तों? तो थैंक यू, धन्यवाद।